बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू करेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ये जो हम इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है तो उसकी मोशन की जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वो किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये आपने इक्वेशंस पढ़ी थी मैट्रिक की क्लासेस में कि वी एफ जो होता है वी आई और ए टी के सम के बराबर होता है। इसी तरह एस जो है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र के बराबर हुआ। 2 AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र और एस इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। तो ये इक्वेशंस जो हैं हमने पढ़ी हुई हैं। इसमें देखेंगे, सिंपल बात मैं बता देता हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई के बराबर है, यानी कि उसने मूव करना शुरू कर दिया। चलो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप के अंदर ये एक बॉल है। अब ये बॉल जो है वो मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई है। फाइनल वेलोसिटी जो हमने एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद देखा है इसको, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी एफ हो गई। और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस टाइम के अंदर वो एस के बराबर है, तो इसका एक्सलेरेशन जो है वो ए के बराबर। अब यहाँ ये देखें कि वेलोसिटी, एक्सलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं, लेकिन इन इक्वेशंस में आप देखते हैं कि इनको हम एज ए स्केलर डील करते हैं। उसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है? वजह यह है कि इसमें हम ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। जिस तरह यहाँ मैंने एग्जांपल दी है कि ये एक पाइप, समझ रहे हैं, इस पाइप के अंदर ये एक स्टील बॉल है। अब ये स्टील बॉल या इधर जा सकती है या इधर जा सकती है, ना ऊपर जा सकती है नीचे, ना दाएं ना बाएं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन उस वक्त एप्लीकेबल होती हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। किसी और पाथ में अगर मूव करता है, अप डाउन जाता है या राइट या लेफ्ट जाता है, तो फिर ये इक्वेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, ये याद रखना। तो अब जब ये बॉल जो है, इसकी मैंने इस तरह एग्जांपल दी है कि ये पाइप है, इसके अंदर स्टील बॉल है, तो डेफिनेटली स्टील बॉल इधर जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम कहते हैं कि ये जो पाइप है ये अलांग एक्स एक्सिस है, तो इसकी मोशन जो है अलांग यूनिट वेक्टर आई होगी। आपको पता है कि वो वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलांग होता है उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम आई यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, बॉल इधर जा रही है। जब इधर जा रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई जो वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, वी आई मैग्नीट्यूड और आई यूनिट वेक्टर। और इसी तरह इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, वी एफ इज इक्वल टू वी एफ मैग्नीट्यूड और आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब। और इसका डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, एस मैग्नीट्यूड आ गई, आई यूनिट वेक्टर आ गई। और इसका एक्सेलरेशन, अगर इसकी वेलोसिटी बिल्कुल इंक्रीज हो रही है, अभी हम कहते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ए आई। अब ये देखें, अगर ये इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं तो इसमें यहाँ भी आई आएगा, यहाँ भी आई आएगा, यहाँ भी आई आएगा, तो ये आई एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ऐसे समझ लें। तो ये हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी आ जाएगा। इसी तरह इन सारी की सारी इक्वेशंस में आप ये देखेंगे कि इसके साथ जो यूनिट वेक्टर आता है वो एक ही आता है। तो इसलिए जब एक बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तो उसकी जो वेक्टर क्वांटिटीज होती, मीन डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, तो उसको एज ए स्केलर डील किया जा सकता है। आपको पता है कि वेक्टर जो है वहाँ जब ये उसकी डायरेक्शन सेम होती है तो दो वेक्टर होंगे तो उनकी मैग्नीट्यूड आपस में एडअप हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2 + 2 4 वाला हम हिसाब इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एज ए स्केलर जो है उसको डील कर सकते हैं। अब रही बात ये
कि जाहिर है ये बॉल सिर्फ इधर ही तो नहीं जा सकती, इधर भी तो जा सकती है। तो फिर इसकी डायरेक्शन किस तरह डिसाइड किया जाएगा कि इसका साइन पॉजिटिव किस तरह लेंगे, यानी कि आई पॉजिटिव किस तरह लेंगे, आई नेगेटिव किस तरह लेंगे। पहली बात तो ये है कि हर वो वेक्टर जो इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल होगा, इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल होगा, उसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे, और जो इनिशियल वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होगा उसका साइन हम नेगेटिव लेंगे। यानी कि दूसरी बात क्या आई यहाँ कि हमारी जो रेफरेंस डायरेक्शन है वो है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जिस वेलोसिटी से इसने चलना शुरू किया, ये अगर इधर चल रही है तो इसका मतलब हर वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ये होगी वो उसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे, और हर वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन जो इसकी अपोजिट होगी उसका साइन हम नेगेटिव लेंगे। अब रही बात ये कि जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होते, तो जाहिर है उस वक्त आई का ए का साइन जो है वो पॉजिटिव लेंगे। लेकिन जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, अब देखें उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव लेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पॉजिटिव लेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। इसलिए आप आपने मैट्रिक में भी देखा होगा कि जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है एक्सेलरेशन का साइन हम नेगेटिव लेते हैं, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन का साइन हम पॉजिटिव लेते हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो रेफरेंस डायरेक्शन है, उसके जो पैरेलल वेक्टर होंगे, डिस्प्लेसमेंट हुआ या वेलोसिटी हुई या एक्सेलरेशन हुआ, उसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई वेक्टर उसकी डायरेक्शन है यानी डिस्प्लेसमेंट वगैरह की, तो उसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे। इसको समझने के लिए ये बड़ी अच्छी एग्जांपल आपकी किताब में दी हुई है कि ये एक बॉल है, हम इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं। जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, ये वी आई की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। अब इसका अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, चलो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम ड्रा करते हैं, ये देखें ये टाइम है, हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ इसको प्रोजेक्ट किया है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है। अब इसका अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा करें जो कि वेलोसिटी को शो करता है, तो यानी कि उसका स्लोप जो है वेलोसिटी को शो करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले वेलोसिटी ज़्यादा होगी फिर वेलोसिटी कम होती जाएगी। यहाँ पे देखें स्लोप जो है ग्राफ का ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो गई है, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड। और उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है और यहाँ स्लोप नेगेटिव, यहाँ स्लोप पॉजिटिव, यहाँ स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है अब नेगेटिव हो गई, यानी कि डाउनवर्ड आ गई है वेलोसिटी जो। तो ये देखें इसका ग्राफ जो है ये हमने एक बॉल स्ट्रेट ऊपर की तरफ फेंकी है, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है और फिर रिटर्न बैक हो जाती है। तो अब इसका ये जो स्लोप है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी को शो करता है। तो ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, यहाँ फिर नेगेटिव शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। तो ये जो वेलोसिटी यहाँ तक ये उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल है। लेकिन यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो गई। अब इसका अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो शो करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या होगा, इनिशियली इसकी वेलोसिटी जो है यानी जब टाइम ज़ीरो के बराबर था तो इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, और जब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, टॉप पे जाके ज़ीरो हो जाती है। और उसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका ये ग्राफ आएगा, ये देखें पहले उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, फिर उसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज होती गई
10 मीटर पर सेकंड हो गई, 0 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 20 होगी, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी नेगेटिव। लेकिन देखने वाली एक बात वो ये है कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है और उसका स्लोप नेगेटिव है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ये शो करता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और यहाँ जाहिर है हम जमीन के करीब जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ इस केस में वैसे ये जो यदि शो किया हुआ है इसमें तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली है, वैसे आपको पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवरेज जो उसकी सरफेस ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू है। तो मैं कहना ये चाहता था कि ये देखिए ये जो ग्राफ आता है एक तो स्ट्रेट लाइन है, मीन एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, और दूसरा उसका स्लोप नेगेटिव है। तो पिछले ही आर्टिकल में हमने ये पढ़ा था कि ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये देखिए ये वेलोसिटी एक्सेस है, ये टाइम एक्सेस है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ये शो करती है कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, और दूसरी बात यह है कि इसका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव ये शो करता है कि इसका साइन नेगेटिव होगा। तो इसीलिए आपको पता है कि जब हम इस तरह की केसेस जो डिस्कस करते हैं तो उस वक्त एक्सेलरेशन का साइन हम नेगेटिव लेते हैं। वजह उसकी क्या होती है, यहाँ वही बात आ गई पहले वाली कि चूंकि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है। अब इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं। एक बॉडी को हमने ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट कर दिया है, तो जिस इनिशियल वेलोसिटी से हमने उसको किया है, अब वो इनिशियल वेलोसिटी जो है हम दोबारा उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। जाहिर है ये देखिए बॉडी जो ऊपर की तरफ जाती है तो स्लो डाउन होती जाती है। स्लो डाउन होने का मतलब क्या कि इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट है। और इसी तरह ये देखिए ये डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन की है वो कांस्टेंट रहती है, जिनके मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहती है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी स्पीड जो है वो अप हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब भी इसकी डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन की वो डाउनवर्ड ही रहेगी। तो ये देखिए ये ग्राफ यही शो करता है कि इसकी जो एक्सेलरेशन की जो साइन है वो नेगेटिव रहेगा और उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो मेन जो दो चीज़ें यहाँ हमने डिस्कस की, पहली बात इसमें ये थी कि हम ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बजाय इसके कि इसकी डायरेक्शन को मेंशन करें हम सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड क्यों लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये जो इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं इसमें इसकी जो बॉडी की मोशन होती है वो अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन है होती है। वो अलग बात है कि पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है। तो इसको समझने के लिए मैंने जो एग्जांपल दी इसकी ज़रा गौर करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन इनकी जो मैग्नीट्यूड सिर्फ लेते हैं उसकी रीज़न यही होती है कि बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, वो फॉरवर्ड भी मूव कर सकती है बैकवर्ड भी, लेकिन राइट लेफ्ट अप डाउन मूव नहीं कर सकती। और दूसरी बात जो इसमें है वो ये है कि हम जो ये वेक्टर लेते हैं तो इसकी जो अपना साइन होगा वो पॉजिटिव होगा अगर कोई वेक्टर जो है वी आई इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल होगा, और अगर उसके एंटी पैरेलल होगा तो उसका साइन नेगेटिव लेंगे। तो जाहिर है यहाँ या पैरेलल होंगे वेक्टर या एंटी पैरेलल होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही बॉडी ने मूव करना है। अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो हमको डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन जो हैं ये ऐसे समझ लें कि जो हमारी न्यूटनियन मैकेनिक्स है उसमें इनका बुनियादी रोल है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि न्यूटन्स लॉस जो हैं उस वक्त तक एप्लीकेबल हैं जब बॉडी जो है वो इतने वेलोसिटी से मूव करती है कि उसकी जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट मूव करना शुरू कर देता है तो फिर ये न्यूटन्स लॉस या न्यूटनियन मैकेनिक्स जो है वो वहाँ एप्लीकेबल नहीं होती। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे कि मास जो है वो भी एब्सोल्यूट नहीं रहता, टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं रहता,
इसी तरह मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेंथ जो है वो भी चेंज हो जाती है। ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हमारी, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो वेलासिटीज़ की जो लिमिट है वो बहुत कम है, यानी कि बहुत कम वेलासिटी जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वो मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन उन सिचुएशंस में मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें हम न्यूटन का लॉ जो है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? ये सिंपल सी बात है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अब ये बात तो बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहता है। डेफिनेटली ये एक अनपढ़ से अनपढ़ बंदा जो है वो भी समझता है कि अगर एक चीज़ जो है वो एक जगह पे रखी हुई है तो वो इटसेल्फ मूव नहीं कर सकती। उसको मूव अगर किसी ने यानी कि मूव करवाना है तो कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई उसके ऊपर फोर्स लगाएगा आदमी या कोई भी और एजेंसी, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो वो मूव कर सकता है। तो बॉडी इटसेल्फ मूव नहीं कर सकती। अब लेकिन थोड़ी सी बात जो है यहाँ पे कि वो जो अगर मूविंग बॉडी है, मूव कर रही है बॉडी, तो वो अपनी वेलोसिटी जो है उसको बरकरार रखेगी। मीन उसकी ना तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तब्दील हो सकती है, ना वेलोसिटी की डायरेक्शन तब्दील हो सकती है अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। यानी कि पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। A body remains at rest or continue to move with constant velocity unless acted upon by an unbalanced force। अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगती, बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। अगर वो मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। अब ये दूसरा इसका पार्ट जो है, इसमें थोड़ा सा बच्चों को डाउट हो जाता है कि एक बॉल जो है हम देखते हैं कि वो ग्राउंड में रोल कर रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो रुक जाती है। अब यहाँ देखिए कि वो कंडीशन जो है अनबैलेंस्ड फोर्स वाली कि उसके ऊपर एक्ट ना करे, ये यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि बॉल जो है जब मूव करती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ग्राउंड और बॉल के दरमियान वो रिटार्ड कर रही है, वो बॉडी को, बॉल को रोकने की कोशिश कर रही है। तो अगर वो जो रिटार्डिंग फोर्स है, मीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, उसको अगर हम रिमूव कर दें तो बॉल जो है नो डाउट फॉर एवर ही मूव कर सकती है। अगर एयर रेजिस्टेंस ख़त्म कर दें और फ्रिक्शन जो है उसको ख़त्म कर दें तो बॉल फॉर एवर मूव करती रहेगी। ये आप तजुर्बा भी कर सकते हैं कि अगर कोई हार्ड बॉल है और हार्ड जो फर्श है उसके ऊपर मूव कर रही तो वो ज़्यादा देर तक मूव करती रहती है और उसको क्योंकि फ्रिक्शन का सामना कम करना पड़ता है। लेकिन अगर वही बॉल जो है वो डस्टी ग्राउंड के ऊपर मूव करती है तो वो जल्दी रुक जाती है, क्योंकि उसको फ्रिक्शन का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। तो बेसिकली क्या बात हुई कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ना उसकी डायरेक्शन तब्दील होगी मोशन की, ना उसकी मैग्नीट्यूड तब्दील होगी। लेकिन कब? जब उसके ऊपर किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स जो है अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो एक्ट ना करे। अब इस लॉ में एक मखसूस प्रॉपर्टी को डिस्कस किया गया है मटेरियल की को, जिसको हम नाम देते हैं इनर्शिया का। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया मटेरियल की बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखता है। यानी कि अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहता है, अगर वो मूव कर रहा है तो अपनी मोशन को बरकरार रखता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, उसको हम नाम देते हैं इनर्शिया का। और इसमें ये बात ध्यान में रखें कि अगर एक हैवी बॉडी है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, मीन उसको चलाना भी मुश्किल है और उसको रोकना भी मुश्किल है। और अगर एक बॉडी जो है उसका मास जो है वो कम होगा तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। अब देखिए कि बॉल जो है, दो बॉल जो है पड़ी हुई हैं ग्राउंड के ऊपर, फर्श के ऊपर बिलफर्श, एक है अपना लेड बॉल और एक है टेनिस बॉल। अब आप देखें कि दोनों बॉल जो हैं अगर उनको हम सेम फोर्स से हिट करते हैं तो टेनिस बॉल जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेगी और लेड बॉल जो है
वो अपनी मोशन जो है उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी, यानी कि उसमें टेंडेंसी ये होगी कि वो अपनी रेस्ट की स्टेट को कंटिन्यू रखे, ये उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी जिसका मास ज़्यादा होगा, मीन लेड बाल। और इसी तरह अगर दो बाल्स मूव कर रही हैं तो किस बाल को रोकना आसान होगा? डेफिनेटली लेड बाल जो है उसको रोकना मुश्किल होगा, और रबर बाल जो है, टेनिस बाल जो है, उसको रोकना कंपैरेटिवली इजी होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनर्शिया बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, किसकी? मास की। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और यानी कि उसको उसमें अपनी जो स्टेट है रेस्ट की या मोशन की, उसको कंटिन्यू रखने की, उसको बरकरार रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी जिसका मास ज़्यादा होगा। यानी कि मास ज़्यादा है लेड बॉल का, तो वो अपनी रेस्ट की जो स्टेट है उसको भी कंटिन्यू रखने में उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, और अगर वो मूव कर रही है तो बाल जो है उसकी जो मोशन है वो भी उसको ज़्यादा देर तक कंटिन्यू रख सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि इनर्शिया बेसिकली क्या है? ये डायरेक्ट मेजरमेंट है किसका भी? मास का। मास ज़्यादा होगा इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम होगा इनर्शिया कम होगा। तो चूंकि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसमें हम यही कहते हैं कि अगर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनर्शियल प्रॉपर्टी के साथ इसकी रिलेशन है, इसलिए लॉ जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब लॉ ऑफ इनर्शिया जो है यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। यानी कि ये देखें कि अगर एक ऐसा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट इटसेल्फ मूव करना शुरू कर देते हैं। अब आप ये पूछेंगे या सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? आपने देखा होगा कि अगर एक ट्रेन है उसके फर्श के ऊपर एक पड़ा हुआ है, बॉल पड़ी हुई है, तो ट्रेन अगर रुकी हुई है तो बॉल भी रुकी रहेगी। अब ट्रेन जैसे ही चलना शुरू करती है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट बॉल मूव करना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ट्रेन में एक्सलरेशन है। जैसे ट्रेन में एक्सलरेशन पैदा हुआ तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे उस पर अब लॉ ऑफ इनर्शिया मीन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होगा, उस ट्रेन के रिस्पेक्ट लॉ ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अब हमारा जो रेफरेंस अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ट्रेन, वो नॉन इनर्शियल होगा। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सलरेशन 0 के बराबर होगा वो होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि अगर ट्रेन जो है वो बिल्कुल स्मूथ पटरी के ऊपर और ट्रैक के ऊपर चल रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो भी ये पॉसिबल है कि वो बॉल जो उसकी फर्श के ऊपर पड़ी है वो स्टेशनरी रहे। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट पे है तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। हमारी अर्थ जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब देखें कि इसमें भी वो टॉर्नेडो है, साइक्लोन जो पैदा होते हैं वो किस वजह से पैदा होते हैं कि हमारी जो अर्थ है ये परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, ये घूम रही है जिसकी वजह से इसमें एक्सलरेशन है, लेकिन वो एक्सलरेशन जो नेग्लिजिबल है, इसलिए आमतौर पर हम कहते हैं कि अर्थ जो है अप्रॉक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो जिस तरह पहले मैंने बताया कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सलरेशन नॉन ज़ीरो है, वहाँ हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम नाम देते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल नहीं होता। अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ये जो सरफेस है और ऑब्जेक्ट के दरमियान फ्रिक्शन 0 के बराबर है। इसके ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में इसमें एक्सलरेशन पैदा होगा, और अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड हम इंक्रीज करते जाते हैं तो एक्सलरेशन भी ज़्यादा होता जाएगा। यानी कि आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल का एक्सलरेटर जो है
आप हार्डली पुश करते हैं तो आपका मोटरसाइकिल जो है तेज़ी के साथ उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप स्लोली उसको एक्सलरेट करते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, वो उसकी जो स्पीड है उसमें भी इजाफा जो है कंपैरेटिवली कम होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर उसके ऊपर फोर्स हम कम लगाते हैं एक्सेलरेशन कम पैदा होगा, फोर्स ज़्यादा लगाते हैं एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी में तब्दीली ज़्यादा होगी। और ये बात ध्यान में रखना कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन ये है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ये है। अब ये एक्सेलरेशन जो है इसकी मैग्नीट्यूड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहली बात तो मैंने अभी आपके सामने रखी है कि अगर फोर्स ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो हम मैथमेटिक्स की ज़बान में कह सकते हैं कि ए जो है वो एफ के प्रोपोर्शनल है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ। अब दूसरी बात जिसके ऊपर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वो है मास। अगर मास कम होगा एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा उसी कांस्टेंट फोर्स के साथ, यानी फोर्स को हमने चेंज नहीं किया, मास कम कर दिया एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, मास कम होगा एक्सेलरेशन ज़्यादा, और मास ज़्यादा हो जाएगा एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है, इनको अगर इकट्ठा करके लिखें तो हम कह सकते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम, या हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एफ ओवर एम। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी में जब तब्दील किया जाता है तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू 1 के बराबर होती है अगर हम एसआई इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट से इस्तेमाल करते हैं तो के 1 के बराबर आता है। कैसे कि फोर्स 1 न्यूटन की हो, 1 किलोग्राम मास के ऊपर एक्ट कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो 1 मीटर पर सेकंड का होगा। ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो के की वैल्यू भी 1 के बराबर होगी। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट है इसका मास जो है 1 किलोग्राम है, एम जो है 1 किलोग्राम है, इसके ऊपर फोर्स जो है 1 न्यूटन की लग रही है, तो इसमें एक्सेलरेशन जो पैदा होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा। तो ये देखिए ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो के की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अब के की वैल्यू 1 अगर पुट करते हैं तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम आ जाएगा, या हम कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। और वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो लिखेंगे एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर। तो ये इक्वेशन ये भी शो कर रही है जिस तरह आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सॉरी सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तब्दील हो जाती है, नेचर तब्दील हो जाती है, लेकिन डायरेक्शन तब्दील नहीं होती। इसका मतलब ये होगा कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो ये बात पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात है कि फोर्स के जो यूनिट हैं उनको भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स 1 न्यूटन की कब होती है, जब वो 1 किलोग्राम बॉडी के मास के ऊपर एक्ट करती है, उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, तो हम कहते हैं इसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो 1 न्यूटन के बराबर होगी। यानी कि ये फोर्स जो है 1 न्यूटन होगी। अगर हम देखते हैं ये है कि ये मास जो है बॉडी का ये 1 किलोग्राम है, और इसमें इस फोर्स ने जो एक्सेलरेशन क्रिएट किया है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से किया है, तो हम कहते हैं कि ये फोर्स जो है 1 न्यूटन के बराबर है। Force is said to be 1 Newton if it act upon a body of mass 1 kilogram, accelerate at the rate of 1 meter per second square. अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ये हर कह लें कि अनपढ़ से अनपढ़ बंदा जो है वो भी जानता है। कहते हैं कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, और यहाँ हम कहेंगे टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, या एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि एक फोर्स है एक्ट कर रही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है उसका रिएक्शन भी होगा। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट या दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है
तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होंगी। अब मैं एग्जांपल आपके पास सामने रखता हूँ कि ये दो बाल्स हैं, चलो ब्लेड बाल्स हैं। तो ये बाल जो है बी यहाँ पड़ी हुई है, ए बाल जो है वो मूव करती जा रही है, मूव करते करते इसको हिट करती है। जब इसको हिट करती है तो क्या होगा, इस हिटिंग प्रोसेस में ये ए बाल जो है बी के ऊपर फोर्स लगाएगी। अब हम इसको कह देते हैं कि वो फोर्स जो ए बाल बी बाल के ऊपर लगाती है वो है एफ ए बी। अब उसका रिएक्शन क्या होगा कि ये बी बाल जो है ये भी ए बाल के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो बी बाल ए बाल के ऊपर फोर्स लगाएगी, वो कितनी होगी, उसको हम कह सकते हैं कि एफ बी ए, जो ए बी बाल ए के ऊपर फोर्स लगाती है। तो जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये देखें ये बाल जो है पहले ज़्यादा फास्टर आ रही थी, लेकिन जब इसने इसके साथ हिट किया तो इसकी वेलोसिटी जो है कम हो गई है। वेलोसिटी क्यों कम हुई है, इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव पैदा हुआ। नेगेटिव का मतलब, एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है। वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से पैदा हुआ है, इस बाल की फोर्स की वजह से पैदा हुआ है, इसलिए ये स्लो डाउन हुई है। अब ये रुकी हुई थी बाल, इसने क्यों चलना शुरू कर दी है, वजह ये है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगी है उसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। देखिए इसकी वेलोसिटी तब्दील हुई है, पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, अब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगी है और इसके ऊपर फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगी है, जिसकी वजह से इसमें रोटेशन क्रिएट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बाल जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगी। अब देखिए दो वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल हों, डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हों, तो वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। तो ये एफ ए बी जो है वो माइनस एफ बी ए के बराबर होगा। अब यहाँ एक और बात भी ध्यान में रखना कि ये दोनों बाल्स के ऊपर दो अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं। इसने एक्ट किया है, ये एक्शन है, इसने जो फोर्स लगाई है इसके ऊपर वो एक्शन है, और इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाई है वो उसका रिएक्शन है। यानी कि जब भी कोई फोर्स लगती है वो एक्शन रिएक्शन पेयर की शक्ल में लगती है, लेकिन एक्शन एक बॉडी के ऊपर होगा और रिएक्शन दूसरी बॉडी के ऊपर होगा। ये नहीं हो सकता कि एक ही बॉडी की एक्शन हो उसी के ऊपर उसका रिएक्शन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक्शन जो है इसके ऊपर हो रहा है, ये रिएक्शन इसका दे रही है इसको। तो नतीजा क्या निकला कि दोनों फोर्सेस जो हैं इनके एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसकी कई एग्जांपल दी जा सकती हैं। मैं सिंपल एक एग्जांपल से बात की वजाहत करके ख़त्म करता हूँ कि हम जो चलते हैं तो हम किस तरह चलते हैं। हम ज़मीन को अपने पाँव से पुश करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि ज़मीन जो है हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है। अब देखिए कि जब हम भागते हैं तो हमारे भागने की वजह क्या होती है कि हम जो ज़मीन को फोर्सफुली ज़्यादा फोर्स के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, जिसके नतीजे के तौर पर हमारी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो यानी कि जितना हम एक्शन ज़्यादा करेंगे, हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ज़मीन के ऊपर पीछे बैक डायरेक्शन में, उतनी ही रिएक्शन के साथ, उतनी ही फोर्स के साथ हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, मीन हमारा एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। आप एक सिंपल सी बात यहाँ समझें कि अगर रोड जो है उसको उसके ऊपर स्लिपरी हो तो फिर अगर हम भागने की कोशिश करें तो क्या होता है, तो अक्सर जो है जब बारिश होती है और चिकनी मिट्टी के ऊपर चलना हम शुरू करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चलना। वजह क्या है कि जब हम ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं हमारा पाँव जो है वो वैसे ही फिसल जाता है, जिसका नतीजा निकलता है कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपकी किताब में भी एक ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक कार है तो वो मूव करती है, तो वो जो मूव करती है तो किस फोर्स की वजह से मूव करती है, इंजन की फोर्स की वजह से या कोई और है। अब देखिए कि इंजन जो है वो क्या करता है, कार के पहिए जो हैं ये हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, कार के पहियों को वो रोटेट करता है और कार के पहिए क्या करते हैं, ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं। लेकिन अगर दरमियान में सड़क पे कोई मोबाइल वगैरह फेंका गया हो
तो क्या होता है, पहिए उसी जगह पे घूमते रहते हैं, कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल जो कार को पुश मिलती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वह है फ्रिक्शन किस किस के दरमियान, टायरों और रोड के दरमियान। अगर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो डेफिनेटली क्या होगी, कार के पहिए जो हैं ज़मीन को पीछे की तरफ पुश नहीं कर सकेंगे, तो उसका रिएक्शन जो है कि ज़मीन जो है कार को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश नहीं कर सकेगी। तो सिंपल बात क्या हुई कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अल्लाह हाफिज़।